नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बजट के बाद फिर से हमने कमोडिटी महापंचायत लगा दी है। कमोडिटी मार्केट की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट? क्या एग्री सेक्टर की पूरी हुई है उम्मीदें और ज्वेलरी सेक्टर को क्या उम्मीद से ज्यादा मिला है? और क्या है इस बजट की बारीक बातें? खेती किसानी के लिए हुए ऐलानों का ग्राउंड पर क्या होगा असर और कितना कुछ इंप्लीमेंट हो पाता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हैं, AIJGF के प्रेसिडेंट पंकज अरोड़ा हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट्स और जाने माने कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर हैं, GJC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन GJC के राजेश रोकड़े साहब हैं और GJEPC के चेयरमैन विपुल शाह भी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही MSP कमेटी के मेंबर गुणवंत पाटिल और CKED BB मेहता और हमारे साथ मितेश खिमजी भी है, खिमजी ज्वेलर्स से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर पर हुए बड़े ऐलानों के साथ, और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान हुए हैं उस पर सबसे पहले वित्त मंत्री को सुनते हैं, फिर आप सभी मेहमानों के पास आएंगे। Metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals, steel and copper, are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on four major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि इस बजट में क्या क्या एक एक सेक्टर के लिए कमोडिटी से जुड़े हुए क्या क्या ऐलान हुए। हमारे साथ ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट पंकज अरोड़ा हैं। पंकज जी, क्या लग रहा है, ज्वेलरी सेक्टर के लिए अच्छी खबर है? गोल्ड सिल्वर आप लोगों की काफी समय से डिमांड भी थी और इस बार इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती हुई है, क्या कुछ असर होगा बाजार पर इसका? विश्वन जी, पहले तो देश भर के ज्वेलर्स को और देश की जनता को बहुत बहुत बधाई इस बात की कि कस्टम ड्यूटी 9% जो कम हो गई, बहुत बड़ी बात है। हम इंडस्ट्री के लोग मुश्किल से ये मान के चले थे 2 से 4% तक कट होगा, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कट किया तो किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा करेक्शन हम लोग को मिलेगा। ये बूस्ट, बहुत जबरदस्त बूस्ट आएगा। ग्रे मार्केट हमारे जो था, जिससे मार्केट को खराब कर रखा था 2 भाव, तो अब वो 2 भाव वाली कहानी भी खत्म हो जाएगी। सिंगल एक भाव आएगा पूरे देश के अंदर, एक समान जैसा भाव। जो बातें चल रही थी लोगों की, तो उसको एक अच्छा बल मिलेगा, लोगों को फायदा होगा। जिनके घर में शादी ब्याह है, 5 लाख से लेकर 25 लाख तक लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, उनको ही 5 से 9% तक का फायदा मिलेगा। तो इंडस्ट्री में बुक्स पे काम बढ़ेगा, अकाउंटिंग में लोगों की जो बुक्स हैं, जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, उनको जीएसटी के अपने बिल कटवा रहे थे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो व्यापारी को गलत तरीके से यूज करनी पड़ रही थी। और आज इस बजट के बाद आप समझ लीजिए पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल ऑन बुक्स में आएगी। और हमारी इंडस्ट्री का वादा है कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कम किया है तो कहीं ना कहीं से उसके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैक्सिमम कलेक्शन हमारी इंडस्ट्री से आएगा और रेवेन्यू पूरा होगा। पंकज जी, एक और सवाल आपसे मेरा ये होगा, क्या आने वाले समय में GST में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री के
कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको लगता है कि जीएसटी जो अभी गोल्ड सिल्वर पे 3% लगाई जाती है उसे बढ़ाया जा सकता है। क्या आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई जानकारी सोर्सेस के थ्रू आ रही कि इस तरह के कुछ बदलाव की संभावना बन रही है क्या? मैं आपको बताऊं कि वित्त मंत्री हमारी एज जब बिहार की टीम पटना में माननीय वित्त मंत्री हमारे कार्यक्रम में स्वयं आई थी और हमारे साथ उनका रात का डिनर था, तो हम लोगों ने वहां पे एक रिक्वेस्ट उनसे की थी कि आप कस्टम ड्यूटी को 0 कर दें, आप जीएसटी से 18 लगा लें। तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 18 करेंगे तो 9% राज्य का होता है, 9% होता है सेंट्रल का, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, तो वो किसी चर्चा पे हमको बुलाएगी बात करने के लिए कि कोई रास्ता निकालते हैं ताकि जो स्मगलिंग हो रही है वो बंद हो जाए। बट आज जो चीजें लग रही हैं, उन्होंने सीधा सीधा 15 में 9 घटा दिए, सीधा 6 कर दिया है, तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं वो जीएसटी में बढ़ा सकते हैं। और हमें ऐसा फील होता है 3% या 6% कभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार अब की बार जो है वो एक मत की सरकार नहीं थी, सरकार पे दबाव था इस बात का, तो जनता को खुश करना, इंडस्ट्री को खुश करना उनका दायित्व था। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ये दायित्व उन्होंने पूरा किया है और पब्लिक को खुश करने का उन्होंने प्रयास किया। राजेश रोकड़े साहब भी हैं, जीजेसी के वाइस चेयरमैन है। राजेश जी, आपका रिएक्शन क्या है? क्या आप ज्वेलरी फैटर्निटी क्या इस कदम से काफी खुश होंगी? बिल्कुल, ज्वेलरी फेटर्निटी इस कदम से बहुत खुश है और मैं तो कहूंगा कि हमको ये अपेक्षा थी कि कस्टम ड्यूटी कम होगी करके, और ये हुआ भी वैसे ही, क्योंकि हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। पिछले 2 साल से कम 8 से 10 बार हम लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि कस्टम ड्यूटी कम होनी चाहिए। उसके पीछे रीजन भी बहुत सारे थे। पहला रीजन तो था कि ग्रे मार्केट एक पूरी तरह से डेवलप हो रहा था, जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी रेडी हो रही थी, जिसके वजह से एक लीजिमेंट तरीके से, जो लॉफुल तरीके से जो बिजनेस करना चाहता है उसको तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मार्केट में 2 रेट होने के कारण कई बार ग्राहक कंफ्यूज रहता था कि मैं कौन सा सोना खरीदूं, जो लॉफुल जो बिल में आ रहा है, जो मुझे टैक्स पेड बिल से आ रहा है उसके पास, या विदाउट बिल के पास जाऊं। तो एक तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी, और जो अच्छे ज्वेलर्स थे जिनको सही तरीके से कानूनी रूप से व्यापार करना था, उनको ये तकलीफ होती थी। और ये पीड़ा शायद हमारे वित्त मंत्री ने समझ ली और वो पीड़ा उन्होंने पूरी तरह से दूर कर दी। और मुझे लगता है ये सीधा आघात उन स्मगलरों पे भी है जो स्मगलिंग करके गोल्ड को इंपोर्ट करते थे, जिसका सीधा सीधा जीएसटी के माध्यम से या अलग अलग तरीके से रेवेन्यू जो उसके वजह से जनरेट होना चाहिए था वो नहीं होता था। तो अभी मुझे लगता है कि स्मगलिंग इससे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और जो अनलॉफुल तरीके से जो इंपोर्ट होता था गोल्ड, जो हमारे पड़ोसी देशों से आता था, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को अगर किसी तरह से जीएसटी जो कम आ रहा था, अभी इसके वजह से जीएसटी और बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले। और रही बात इसकी कि भाई इसके कटौती क्या, जीएसटी में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी अगर सरकार फिर से कहीं इसमें बढ़ाती है तो निश्चित तौर पे ये पूरी तरह से और एक बड़ी तकलीफ हो जाएगी। सरकार ने किसी भी प्रकार का जीएसटी इस पे नहीं बढ़ाना चाहिए। 3% जीएसटी ऑलरेडी काफी है इस इंडस्ट्री, क्योंकि ये हाई वैल्यू वाली चीजें हैं जहां की काफी बड़े पैमानों पे जीएसटी पटाई जाती है, भरी जाती है। तो मेरा अगर सरकार को ऑलवेज ये कहना रहेगा, तो जीएसटी हम तो ये चाहते थे कि जीएसटी भी थोड़ी कम हो जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का जो अनलीजिमेंट तरीके से जो बिजनेस करते हैं वो इससे बाहर हो जाए। और सबसे खास बात यह है कि हमें बहुत सालों से, जब से कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, तब से एनआरआई कस्टमर जो थे, जो भारत के बाहर रहते थे लेकिन भारत में खरीदारी नहीं करते थे, वे सभी अभी इंडिया में खरीदारी करेंगे, न कि वो दुबई जाएंगे, न कि हमारे पड़ोसी देश में जाएंगे। तो इससे सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और सरकार अगर किसी प्रकार का जीएसटी के लिए सोच रखती है कि बढ़ानी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, सर ये चीज बहुत दुखद होगा। इंडस्ट्री इसे कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अब चंद्रशेखर जी, आपसे मेरा सवाल होगा, अगर ड्यूटी में जिस तरह की कटौती हुई थी उस तरह की गिरावट, उतनी गिरावट यहां पर गोल्ड और सिल्वर में नहीं देखने को मिली, क्या आगे दाम इस ड्यूटी के असर की वजह से और भी नीचे आ सकते हैं, और भी सस्ता सोना और चांदी हो सकता है क्या? और बजट पर हुए इस ऐलान को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, मेरा अनुमान है आगे भी जाकर के 1000 से 1500 रुपया तक और भी डाउन साइड मार्केट में मैं देख रहा हूँ सोने का। इसके पहले एक बात कहना चाहता हूं मैं। वैसे सोना डीमेरिट कमोडिटी है, ओके, तो उसमें जो ड्यूटी घटाया वो उचित है या नहीं, उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, मगर इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि पिछले 6-8 महीने में सोने का भाव
30-40% बढ़ गया है। तो उसके वजह से कस्टम ड्यूटी में भी 30-40% की कटौती करना सहज है और सही है। देयरफॉर देयर इज नो कंप्लेंट कि कोई शिकायत नहीं है। इस कटौती जरा ज्यादा है मेरे अनुमान में, बट फिर भी आई थिंक इट इज ओके। मगर इसका दो चीज देखना पड़ेगा। एक है कितना हमारा रेवेन्यू सैक्रिफाइस हुआ है, इज नंबर 1। नंबर 2, क्या इसके वजह से जिन्होंने सोना ज्यादा भाव में, ऊंचा भाव में खरीदा, अभी सोने का मार्केट रेट घट गया है, उनको नुकसान हो सकता है, खास करके जो ज्वेलर्स जिनका पास बड़ा इन्वेंट्री है एट हायर प्राइसेस, तो उनको नुकसान होने का संभावना है। मगर ऑन दी अदर हैंड भाव घट गया तो जरूर डिमांड भी जरा बढ़ने का संभावना है। मगर मैं ये भी मानता हूं कि इतना तेजी से डिमांड बढ़ेगा नहीं हमारा देश में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारी आमदनी इतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है। एक्चुअली इट इज स्टैग्नेंट। रूरल इनकम्स आर स्टैग्नेंट इन द लास्ट 3 ईयर। तो जरा सा सोना का भाव में राहत है, मगर उसके वजह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा उछाल आएगा डिमांड में। तो लेट अस एक्सेप्ट, सरकार ने कर दिया है, रेवेन्यू सैक्रिफाइस होगा जरा, और भाव कम हो गया, लोग खुश हैं, मगर इसका कोई बड़ा असर मैं मार्केट में नहीं देख रहा हूँ। और एक है, क्या विश्व बाजार और ऊपर जाएगा? इंडिया ने ड्यूटी घटा दिया तो इंडिया में डिमांड बढ़ जाएगा, इंपोर्ट डिमांड। what will be the effect on the international price? ये भी हमें देखना पड़ेगा। Therefore, I think the situation is evolving, अभी भी evolving है, तो अभी तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा जल्दी। ओके, चलिए राजेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ विपुल शाह भी हैं, चेयरमैन हैं जीजेईपीसी के। विपुल जी, पिछली बार बजट से पहले जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने जितनी भी डिमांड रखी थी, तकरीबन सारी डिमांडें आप लोगों की पूरी हो गई। ऐसा क्या आपने किस तरह से प्लान बनाकर भेजा था वित्त मंत्री के पास? आज एक बात बताऊं तो आज हमारी इंडस्ट्री शुक्रगुजार है फाइनेंस मिनिस्ट्री की निर्मला सीतारमण जी की, कि आज बहुत ही अच्छा उन्होंने फैसला लिया। जो हमारी डिमांड थी, ये बहुत सालों से हमारी डिमांड थी कि गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटी को कम किया जाए, और आज वो डिमांड स्वीकार हुई। इससे गोल्ड और सिल्वर जो 6% पे आई है ड्यूटी, तो उससे प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स को भी अच्छा बढ़ावा देगा। और आज वर्किंग कैपिटल जो हमारे लोग का एक्सपोर्ट्स में रुका रहता था, तो वो भी आज कम रखेगा। और दूसरा कि आज एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ये इतना ड्यूटी था कि आज हम लोग के एक्सपोर्टर्स मार्केट के अंदर कॉम्पीट नहीं कर सकते थे। तो ये आज ड्यूटी घटने के बाद बहुत ही फायदा हो गया, और मैं शुक्रगुजार हूँ इंडस्ट्री के तबादला से मैडम सीतारमण जी का। ओके सर, डायमंड मार्केट को लेकर जो फैसले हुए हैं, जो एसएनजे के लिए जो सेफ हार्बर नियम की शुरुआत जो हुई है, 2% इक्वलाइजेशन लेवी जो लगाए जाते थे उसको हटाने का जो फैसला किया गया, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि इसकी डिमांड आप लोगों की तरफ से ज्यादा हो रही थी। ये बात भी सही है। ये 2% इक्वलाइजेशन, आज आप जानते हो कि 15 में 14 डायमंड कट एंड पॉलिश होकर इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और हम लोग वी आर द वर्ल्ड लीडर इन कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स, पॉलिश डायमंड्स। तो आज ये ऑनलाइन रॉ मटेरियल के लिए जब रफ में ड्यूटी नहीं है, तो हम लोग की कॉन्स्टेंटली प्रयत्न रही है कि ये ड्यूटी हटानी चाहिए इक्वलाइजेशन की, क्योंकि आज ऑनलाइन पोर्टल पे, क्योंकि दुनिया डिजिटलाइजेशन पे हो गया है, तो आज हम लोग को ऑप्शन और या ऑनलाइन पे बिड करना है, तो यहाँ से ही हमारे पोर्टल से हम लोग ऑनलाइन बिडिंग कर सके। तो ये 2% का ड्यूटी हटाने पे हमारा लॉजिस्टिक का खर्चा भी कम हो जाएगा, और ये हमारे आज के मुश्किल समय में डायमंड इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही फायदा स्टेप फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया है। आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि किस तरह से आप लोगों ने जो डिमांड रखी थी वो सारे डिमांड पूरी हुई, चाहे वो डायमंड्स मार्केट को लेकर हो, चाहे वो ओवरऑल जेम्स ज्वेलरी से पूरे सेक्टर को लेकर हो। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? इसने अभी कहा कि डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद एक रिटेलर हूं, और इम्पैक्ट आज ही मुझे दिखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ग्राहकों की फोन आ रहे हैं और ग्राहक हमारे यहाँ शोरूम में आ रहे हैं कि अभी कितना रेट हो गया है, इससे समझ में आ रहा है कि ग्राहकी काफी बढ़ेगी। आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन तो फुल ग्राहकी रहेगी। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, क्योंकि डॉलर अगर इंटरनेशनली अगर गोल्ड के रेट हम जब देखते हैं, तो पिछले साल के मुकाबले 20 to 25% तक के गोल्ड के रेट बढ़े हैं इंटरनेशनली, और शायद इसी के वजह से लोगों का विश्वास इस पे बढ़ा है।
और जिस तरीके से हमारे भाई साहब बता रहे थे कि इससे इंटरनेशनली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गोल्ड की खपत अगर हिंदुस्तान में कहीं होती है तो मेरा एक ही कहना है, केवल इंडिया की डिमांड से ही गोल्ड के रेट तय नहीं होते, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फेड की रेट की कटौती एक फैक्टर होता है, डी डॉलराइजेशन एक का प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज का एक उसके वजह से गोल्ड बढ़ता है, सेंट्रल बैंक जो जिस तरीके से गोल्ड खरीद रही है वह भी एक इसमें सपोर्ट करता है। तो ऐसे अलग अलग कारण है, इस वजह से इंटरनेशनली गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। शायद एक सुनहरा मौका है, अभी अगर गोल्ड खरीदते हैं तो मुझे लगता है सभी को इससे फायदा है। ये एक अच्छा मतलब एक गिफ्ट मिला है सरकार की तरफ से, और मुझे लगता है कि सारे हिंदुस्तानी इसमें हमारे, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में ही गोल्ड भरा हुआ है, तो सारे हिंदुस्तानी इस कटौती से बहुत ज्यादा खुश हो गए। आम जिस तरह से कम आते हैं तो लोगों का जो आकर्षण है गोल्ड के लिए ज्यादा होता है, डेफिनेटली उसका तो फायदा डिमांड के तौर पे मिलता ही है। लेकिन चंद्रशेखर जी का मैक्रो लेवल पे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो रही है, वो और जिस तरह से टैक्स के बोझ बढ़े हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़े हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी सेल पर हो या फिर आपके इक्विटी बिक्री पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है, तो ये सब सारे जो असर ओवरऑल इंपैक्ट जो होगा वो उनके रियल इनकम पे पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म पे उनकी जो डिमांड होगी वो थोड़ी कम हो सकती है, वो ये कहना चाह रहे थे। बट भाव की आप जहां तक बात कर रहे थे, भाव कम होते तो डेफिनेटली लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ता है। आप बताइए डिमांड को किस तरह से आगे की तरफ किस तरफ जाते देख रहे हैं पंकज जी, क्या लग रहा है, क्या इस कदम से आगे डिमांड तेजी से बढ़ेंगे? क्योंकि 15 अगस्त के आसपास से फिर फेस्टिवल सीजन की शुरुआत भी हो जाएगी। विश्वनाथ जी, मैं राजेश भाई की बात से एकदम सहमत हूँ, और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने कब बढ़ा दी है घटा दी है। हमारे यहाँ तो आदमी को ये मालूम है कि कल 72,000 या 74,000 का भाव था और आज उस पर 69,000 या 70 का मौका मिल रहा है, तो वो अपने अदर इन्वेस्टमेंट को निकाल के गोल्ड को परचेज करने आता है। कभी भी जब भी टैक्स कभी 3% का हो कस्टम, या कभी एक जमाने में लगता था कि 250 रुपए पर 10 ग्राम, तो कोई भी रहा तो किसी से मतलब नहीं है, हमारे देश की जनता को भाव की गिरावट होगी। आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले एक बार गोल्ड अचानक 30 से 26,000 आ गया था, तो देश भर की सभी ज्वेलर्स को अपनी दुकान की शटर गिराने पड़े थे, पब्लिक इतना खरीदने आ गई थी। तो हमारा देश जो है देखता है कि ये डिस्काउंट कैसे आया है, क्या नहीं आया, उसको ये मालूम है 4,000 की गिरावट आ गई, बाजार में काम निकलेगा। आज बहुत से, आप ये कहिए हम आपके इंटरव्यू में है, लेकिन डिमांड इतनी है, फोन इतने बज रहे हैं, पब्लिक का बहुत रुझान है, और बाइंग जिनको नए शोरूम खोलने हैं, नई कैपिटल लगानी है, बैंक से उन्होंने नया लोन लिया है, तो आज ये समझ लीजिए उनको 9% डिस्काउंट पे, 8% डिस्काउंट पे, अगर किसी का 2 करोड़ का बैंक लोन है तो उसको 2 करोड़ में अगर 3 किलो गोल्ड मिलना था या 3.25 किलो, आज उसको 250 ग्राम 10% बढ़ के मिलेगा। तो ये निवेशक, चाहे वो किसी प्रकार का पब्लिक हो, ज्वेलर्स हो या एक्सपर्ट कोई भी हो, सबके लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है कि आज जिसको 1 किलो गोल्ड मिला तो उस पैसे में उसको आज 1 किलो 90 ग्राम मिलेगा। शुक्रिया पंकज जी आपका, राजेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और अपनी राय दी कि बजट के अनाउंसमेंट से पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री कितनी खुश है और उसका डिमांड पर क्या असर होगा, भाव पर किस तरह का असर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्री सेक्टर की बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ दो और मेहमान हैं, वीबी मेहता साहब हैं, CKED हैं, शेखर जी बने हुए ही हैं, और साथ ही हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी भी हैं। अतुल जी, सबसे पहला मेरा सवाल होगा, हम कल भी बातचीत कर रहे थे नेशनल एडिबल ऑयल मिशन की। हालांकि सरकार अनाउंस तो हर बार करती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन ठोस फैसले में कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अभी मैं इतनी देर से सुन रहा था आपके जेम्स एंड ज्वेलरी वालों को, चलिए एक सेक्टर तो खुश हुआ, गवर्नमेंट के जो भी आज अनाउंसमेंट आए हैं। मैं तो ये भी बोलना चाहता था कि जो इन लोगों की जो पैरवी रही होगी गवर्नमेंट के सामने, वैसी पैरवी शायद कहीं इसने कहीं हम लोगों को भी करनी चाहिए थी, तो शायद गवर्नमेंट हम लोगों की तरफ भी थोड़ा बहुत सोचती। जहां तक नेशनल मिशन के अनाउंसमेंट का सवाल है, अनाउंसमेंट हुआ, यही एक बहुत बड़ी चीज है। तो गवर्नमेंट फाइनली दे हैव बिट द बुलेट, पर कितना पैसा डालेंगे इसमें और क्या इसका रोड मैप है, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बट ये बहुत दिनों से बातें हुई हैं और देखिए इसका क्या अंजाम होता है। पर डेफिनेटली अब चूंकि बजट में अनाउंसमेंट हो गया है,
पर कुछ एक चीजें जो इस बजट में एग्री से रिलेटेड ठीक हुई हैं, मैं समझता हूँ उसमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो गवर्नमेंट ने वो किया है कि रिसर्च के ऊपर थोड़ा पैसा लगाएंगे और क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑयल सीड या सीड्स को भी बढ़ावा देंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ ये सब पॉजिटिव साइंस हैं। पर जहां तक एग्रीकल्चर में 1,25,000 करोड़ से 1,52,000 करोड़ का जो एलोकेशन बढ़ाया है, मैं समझता हूँ ये थोड़ा नाकाफी है, ये और ज्यादा होना चाहिए था। क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है, पिछले साल आप देखिए एग्री की क्या हालत हुई है। जो दुनिया में मतलब हिंदुस्तान अगर 6.5-7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ पे चल रहा था, तो एग्री सेक्टर की ग्रोथ लास्ट ईयर 1.4% के लेवल पे आ गई थी, जो कि पिछले साल, उससे पहले वाले साल समथिंग लाइक 4.7% थी। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सेक्टर में तकलीफें बहुत ज्यादा थी और उसका काफी कुछ हम लोगों ने लास्ट इलेक्शन में भी उसका देखा, मतलब जो वोटिंग पैटर्न वगैरह रहा है। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा नाकाफी है। और जहां तक एडिबल ऑयल सेक्टर का सवाल है, एडिबल ऑयल सेक्टर काफी दिनों से बोल रहा है सरकार को कि अगर आपको नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड को सक्सीड करना है तो केवल सब आप एमएसपी के ऊपर माल खरीद लें, वो नामुमकिन है, वो गलत भी होगा। क्योंकि आप उसमें से क्या है, मार्केट के अंदर आप वैक्यूम पैदा कर देते हैं। जैसे आज की तारीख में देखिए, मस्टर्ड नहीं करते हुए 25 से 27 लाख टन आज गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी को ऐसे ट्वीक करें कि जो एमएसपी को आपको डिफेंड नहीं करनी पड़े जो मार्केट प्लेस के अंदर। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस मरतबा गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी। और जो एक और शिकायत है और हम लोगों के काफी दिन से वो है कि रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कि उसकी ड्यूटी डिफरेंस इतना हो कि हिंदुस्तान में ना आ पाए। प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद का कहना है मेक इन इंडिया। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हम लोग थोड़ा खुश नहीं है ये सेक्टर। नेताजी, आप लगातार डिमांड रख रहे थे कि खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए, अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम ड्यूटी डिफरेंस को बड़ा किया जाए रिफाइंड में और क्रूड में। क्या लग रहा है, क्या आप भी निराश है? जिस तरह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक साउंड नहीं कर रहे थे अतुल जी, क्या आप सहमत है? नहीं, बस सहमत हो। अतुल जी ने जो बताया सही है। आज जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री की हालत इतनी खराब है, सारे वहां इंडोनेशिया और मलेशिया में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उसके वजह से 7.5% ड्यूटी में, तो आज आरबीडी ओली यहाँ लैंडेड कॉस्ट सस्ता है, सीपीओ महंगा हो रहा है। तो हमारी एक रजुआत थी कि आप 15% ड्यूटी डिफरेंस किया जाए ताकि रिफाइंड ऑयल कम आए और क्रूड ऑयल ज्यादा आए, ताकि यहाँ की रिफाइनरी चले, यहाँ का वैल्यू एडिशन यहाँ हो, एम्प्लॉयमेंट यहाँ हो। मगर वो नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी नाराजगी तो जरूर है। और दूसरा, जो हम फार्मर की बात करते हैं, अतुल जी ने भी बताया, जब तक फार्मर को सही दाम नहीं मिलेगा तब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। आज देखिए, ये साल एमएसपी नीचे, सोयाबीन भी था, मस्टर्ड भी एमएसपी नीचे बढ़ा। क्यों? क्योंकि जितनी ड्यूटी इतनी कम है, 5.5% क्रूड में और 12.5% रिफाइंड में है, उसके वजह से आज मार्केट इतनी नीचे है। हम चाहते हैं कि ड्यूटी 20% क्रूड में और 35% रिफाइन में हो मिनिमम, ताकि किसान को सही दाम मिले। हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है? प्रोडक्ट, वही भी एक रीजन है। किसान जितना खाद डालना चाहिए, अच्छे बीज लेना चाहिए, वो नहीं लेते हैं। जब उसकी आमदनी नहीं तो कैसे खर्च करेंगे? उनको 2 पैसा जब तक मिलेगा नहीं तब तक खर्च नहीं करेगा। तो जरूरी है कि हम अपनी प्राइस इतने ऊपर रखें ताकि फार्मर को सही दाम मिले। गवर्नमेंट इज टू बैलेंस विद कंज्यूमर एंड द फार्मर। आज हम चाहते हैं कंज्यूमर को सस्ता तेल मिले और किसान को सस्ता महंगा सबसे ज्यादा दाम मिले, वो कैसा हो सकता है? गवर्नमेंट टू बैलेंस इट है। और जो नहीं हो रहा है, इसके वजह से आज 35 मिलियन के करीब हमारा प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो गया है। वो कम से कम अगर हम उसकी ड्यूटी कम से कम उसका प्रोडक्शन 5 साल में 35 से 50 मिलियन लेके जाना चाहते हैं, तो ये जो आज ऑयल सीड डेवलपमेंट मिशन डिक्लेयर किया है, हर साल कम से कम 5,000 करोड़
गवर्नमेंट को अलॉट करना चाहिए और 5 साल के लिए, तभी आपको एक कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर 200-500 करोड़ अगर आएंगे तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं और रिपीटेडली बताया भी है गवर्नमेंट को भी, आप जैसे नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल में आप 11,000 करोड़ दिया है, इस तरह इसमें 25,000 करोड़ का एक ऐलान कीजिए ताकि एक मिशन मोड में चले और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में ध्यान चले। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आपके सुझाव है। हालांकि कितना कुछ ग्राउंड पर हो पाता है, अनाउंसमेंट तो हर बजट में होता है, ग्राउंड तक क्या कुछ पहुंचता है, क्या इंप्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूशन कितना कुछ होता है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ गुणवंत पाटिल साहब भी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे, चंद्रशेखर जी आप सभी मेहमानों के पास वापस आते हैं, जल्द लौटते हैं। हम बजट में हुए ऐलानों की बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ गुणवंत पाटिल जी भी है। गुणवंत पाटिल जी, क्या लग रहा है आपको? बजट एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आपको शोकेस करने का मौका भी होता है, बड़े अनाउंसमेंट भी होते हैं, लेकिन क्या कुछ आपको लग रहा है जो इस बजट में किसानों के लिए, खेती किसानी के लिए मिसिंग थी? खेती किसानों के लिए एक रिफॉर्म की तरफ एक चहल है, लेकिन एक बड़ा कदम लेना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। फिर भी एक शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। जैसे पल्सेस और ऑयल सीड्स का जो मिशन उन्होंने बनाया है, क्योंकि हम लोग कंजम्पशन हमको जो जितना ऑयल सीड लगता है उतना हम बना नहीं पाते, क्योंकि नीतियों के कारण हम ऑयल सीड से बहुत दूर चले गए थे और हम 60% से ज्यादा ही ऑयल सीड हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर ये मिशन ठीक से हो ये बजट के कारण, तो मुझे लगता है कि ऑयल सीड के ऊपर हम आत्मनिर्भर होने के रास्ते पे चले जाएंगे। जैसे मैंने प्री बजट अनाउंसमेंट और में आपको बोला काफी था, समय से इस पे चर्चा हो रही, करीब 10 साल हो गए चर्चा होते हुए। ग्राउंड लेकिन पर उस तरह इम्प्लीमेंट की चीजें, हमारा तो इंपोर्ट पे निर्भरता धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए है ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज है उसको हमको जो सरकार इसेंशियली कमोडिटी एक्ट के कारण जो हर हमेशा पाबंदी लगाती है, थोड़ा उसको हमको ढीला करना पड़ेगा। जो बाजार के ऊपर ये निर्भर रहना पड़ेगा, या बाजार को जो सुविधा देनी चाहिए या स्वतंत्रता देनी चाहिए वो देते हुए अगर सरकार आगे चलती है तो ठीक है। भाव बढ़ जाते हैं और सरकार इमीडिएट अंदर आ जाती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सरकार ठीक से अगर बाजार को चलने देती है, इस बजट में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव आई है। जैसे बाजार को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से चलाया जाए, एपीएमसी को भी रखते हुए अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे ज्यादा निर्भर हो जाए तो उसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और दूसरा है कि सीड में भी उन्होंने ड्रॉट टॉलरेंट जैसे सीड्स को, मतलब 109 वैरायटी को उन्होंने दिया है। उसमें जेनेटिक मॉडिफाइड है या नहीं है, या किस तरीके के सीड्स है, उसके बारे में अभी कोई खुलासा हुआ नहीं है। अगर बायोटेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होती है तो ये बहुत बड़ा किसानों के लिए पॉजिटिव सेंस रहेगा, क्योंकि अमेरिका जैसे देश, फिलीपींस जैसे देश नए गोल्डन राइस या मकाई या सोयाबीन में जेनेटिक मॉडिफाइड सीड यूज करने से 1 एकड़ में 25 क्विंटल से ज्यादा जैसे सोयाबीन निकाला जा सकता है। भाव अगर गिर भी गए, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए नए सीड्स के कारण, तो एक चमत्कार हो सकता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमको सीड की तरफ देखना चाहिए, और ग्रीन रिवोल्यूशन में जो ड्रॉबैक्स थे ये कवर करने के लिए अगर ये नई वैरायटी अगर ये देते हैं तो मुझे लगता है किसानों के लिए एक पॉजिटिव कदम होगा। शेखर जी, आपको ये इस बार का जो बजट है एग्री सेक्टर के लिए कैसा दिख रहा है? जो बात गुणवंत पाटिल जी कह रहे थे कि 109 वैरायटी लाएगी, 32 फसलों की वैरायटी ली जाएगी, क्या लग रहा है आपको? क्या मॉडिफाइड सीड्स का भी इस्तेमाल देश में हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी हम इंपोर्ट तो करते ही हैं, हमारे देश में सभी स्टोर्स में मौजूद है जो बाहर से मंगवाते हैं। क्या वो वक्त आ गया है? क्योंकि हमारे पास एरिया लगातार श्रिंक होता जा रहा है, अब ध्यान सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर ही देना पड़ेगा, पैदावार बढ़ाने पर ही देना पड़ेगा। क्या वो अब सही वक्त आ गया है? और क्या इस बजट में कुछ ऐसी झलक दिख रही है जो ग्राउंड पर इसका कुछ फायदा दिखेगा आपको? इसका जवाब देने के पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं जरा दुविधा में हूँ कितना खुलकर बोलूं, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है। एक है और मैं अभी तय कर लिया कि मैं खुलकर बोलूंगा। फर्स्ट पॉइंट,
एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, ये जो दलहन और तिलहन के बारे में हर बजट में कुछ ना कुछ प्रस्ताव या इंडिकेशन आता है, आई थिंक इट इज अ लिप सर्विस. ओके, नंबर 1. नंबर 2, ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा जादू है. देयर आर स्ट्रैटेजीज अवेलेबल, मगर हम उस स्ट्रैटेजी को अमल करने में पॉलिटिकल विल काफी कम है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं. तो राजनीतिक संकल्प काफी कम है. मैं खुद, वैसे तो सभी एसोसिएशन वगैरह ट्रेड बॉडीज ने काफी कुछ सिफारिश किया है. मेरे पास से खुद सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने 2 बार पिछले 2 साल दलहन और तिलहन का आत्मनिर्भरता के बारे में स्ट्रैटेजीज मांगा और मैंने पॉलिसी पेपर लिख करके दिया है. मुझे पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, क्योंकि समस्याएं हम जानते हैं, उसका समाधान भी लगभग हम जानते हैं क्या होना चाहिए, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है पता नहीं हमें. मुझे लगता है कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, नंबर 1. नंबर 2, आप दलहन को देखिए. पिछले 3 साल में हमारा हर एक साल हमारा दलहन 8 से 10 लाख टन उत्पादन घटते जा रहा है. ओके, तो ऑन द अदर हैंड हमारा एडिबल ऑयल का डिमांड, ऑयल सीड का डिमांड बढ़ते जा रहा है, मगर हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, हमारा आयात भी बढ़ रहा है. मुझे समथिंग इज फंडामेंटली रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ऐसा मैं मानता हूं. और जो कमोडिटी शॉर्ट सप्लाई में है, ऑयल सीड्स, दलहन, तिलहन शॉर्ट सप्लाई में है, उसका भाव ऊपर होना चाहिए. इट इज कॉमन सेंस. मगर हमारा देश में तिलहन का भाव कभी भी इट्स ऑलवेज डिप्रेस्ड इन स्पाइट ऑफ द शॉर्टेज. तो इसका मतलब है हमारे जो नीतियां हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड पॉलिसी एंड टैरिफ पॉलिसी गलत है. इसके वजह से हमारा किसान को नुकसान होता है. वी नीड अ मेजर रिव्यू ऑफ द एंटायर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस इकोसिस्टम. मगर हम वी आर लुकिंग एट साइलोस, वी आर लुकिंग एट ट्रेड, वी आर लुकिंग एट टैरिफ, वी आर लुकिंग एट यील्ड. आई थिंक हमें होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए, जिसके बारे में पिछले 10 साल में मैं एक भी बजट में कोई जिक्र देखा ही नहीं. तो अनलेस वी टेक दिस होलिस्टिक अप्रोच, इकोसिस्टम अप्रोच, और जैसे कि मेरे दोस्त अतुल जी ने बताया, ये जो बजट दिया है एग्रीकल्चर बजट 1.5 लाख करोड़, ये कम है, जरूर ये कम है. मगर मैं और एक सोच मेरा मन में आ रहा है, ठीक है 1.5 लाख करोड़ दे दिया आपने, इसको आप कैसा वापरोगे? व्हाट इज द आउटकम? पिछला साल का बजट क्या था, उसका आउटकम क्या है इस साल? हाउ डिड यू डिप्लॉय दैट मनी? व्हाट इज द इम्पैक्ट? व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द आउटकम? उसका कोई रिपोर्ट है ही नहीं. Therefore, we have to demand from the government outcome report. आउटले बजट तो होता है, मगर हमें चाहिए आउटकम रिपोर्ट. तभी ही अकाउंटेबिलिटी बनेगा, तभी ही जिम्मेदारी बनेगा. आई थिंक दिस आई थिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और मैं मानता हूं सब ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक नैतिक, एक मॉरल ड्यूटी to advise the government, take up with the government to say that let us know how did you spend this money and what is the outcome. Okay. आपने AIDF आपने कलेक्ट किया, एग्रीकल्चर इंफ्रा डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ पिछला साल, उसका 1 साल पहले भी. कहाँ गया वो पैसा? कहाँ खर्चा किया है? कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? आई वांट टू नो. लोग पीपल वांट टू नो व्हाट द नेशन वांट्स टू नो. सही What is happening to this sector? बिल्कुल. आउटकम रिपोर्ट हमें चाहिए. Sorry, I think I'll stop here. अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है. जो भी आप अनाउंस कर रहे हैं वो कितना जमीन पर कितना लागू हो पा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी देखना, रिव्यू भी काफी जरूरी है. और साथ ही एक आपने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, लिप सर्विस ज्यादा दिख रही है, ग्राउंड पर उसका फायदा कम है. आप मेहता जी, आपको क्या लग रहा है इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद तिलहन के अलावा ओवरऑल अगर एग्री सेक्टर के लिए देखें तो किस तरह से, कैसे रेट करेंगे आप इस बजट को? देखिए, आज 50% पॉपुलेशन एग्री पे डिपेंडेंट है. एग्री शुड बी द मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री. पर आज क्या हो रहा है? एग्री इज टेकन बैकसीट. वो एक बड़ा प्रॉब्लम, जैसे चंद्रशेखर साहब ने भी बताया कि एग्रीकल्चर फोकस नहीं है. आज एडिबल ऑयल की जो हालत है, 10 साल से इंपोर्ट बढ़ रहा है और साथ में हमारा प्रोडक्शन स्टैग्नेंट है. तो उनको लोग क्या करना चाहिए? क्यों नहीं बढ़ रहा है? आज क्यों किसान तो सही दाम ही नहीं मिल रहा है.
तो उसके लिए जरूरी है कि पूरा एक सोचे और एक पॉलिसी बने कि भी कैसे कि भी करके इंडिया का जो प्रोडक्शन आज 35 मिलियन के करीब है, 50 मिलियन पहुंचाना है, तो क्या पॉलिसी चाहिए? 5 साल में 50 मिलियन लेके जाए तो आपका डिपेंडेंस है जो 60% आ जाए वो कम से 40 से 30% नीचे आ जाए। उसके लिए क्या प्रपोजल है, वो एक जरूरी है। बाकी एग्रीकल्चर में बाकी जो है उसे थोड़ा फायदा मिलेगा, पर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि इससे ऑयल सीड सेक्टर को ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ जी, बताइए अतुल जी, आपको क्या लग रहा है? 3 जो बड़े चैलेंजेज है जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, स्टोरेज की दिक्कतें और तीसरा प्राइसिंग जो किसानों को नहीं मिलता, क्या इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है? जैसे पूछा जी, प्रोडक्टिविटी, स्टोरेज और प्राइसिंग, ये 3 बड़े चैलेंजेज हैं, इन चैलेंजेस को कैसे ग्राउंड पर दूर किया जा सकता है सर? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक चीज ये शेयर करना चाहूंगा। इकोनॉमिक सर्वे में कल मैंने पढ़ा कि इकोनॉमिक सर्वे में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने कहीं लिखा है कि RBI should not be bothered about keeping food inflation targeting। ये और सब चीजों पे तो आप जो भी आपको करना है वो करें, पर फूड इन्फ्लेशन की तरफ आप ज्यादा तवज्जो ना दिया करें, क्योंकि इसका खामियाजा बेचारे किसान को भुगतना पड़ता है। आज देखिए क्या हाल हुआ अपने अनियन वालों का, क्या हुआ अपने मस्टर्ड वालों का, क्या हो रहा है अपने सोयाबीन वालों का। तो आज जिसको कि हम लोग अपना अन्नदाता बोलते हैं, उस अन्नदाता को हम लोगों ने आज इतना कमजोर कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि आज जो अर्बन सेक्टर है, और हम लोग जैसे टीवी पे आ सकते हैं और लोग ऐसे, बेचारा किसान तो टीवी पे आता नहीं है, और आप लोगों को भी अर्बन इंडिया की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो जितना कि रूरल इंडिया की तरफ नहीं देते हैं। पर अपना अन्नदाता आज की तारीख में बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है। एंड अब ये दिखाई भी दे रहा है कि आपने लास्ट मंथ देखा है कि मतलब पिछले साल अपना 1.4% के आसपास ग्रोथ आई है। तो इस ग्रोथ में रूरल सेक्टर, जो कि आज मतलब एटलीस्ट 50 से 60% हिंदुस्तान की आबादी वहीं पे रहती है, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी के ऊपर जरूर डेफिनेटली आज एक थोड़ा डिस्टर्बिंग न्यूज आई है कि GM के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट डिसीजन हो गया है। 2 जजों की बेंच थी, एक ने बोला गो अहेड, दूसरे ने बोला नो गो। तो अब मैं समझता हूँ ये मैटर फिर किसी तीसरी बेंच पे जाएगा और बड़ी बेंच पे जाएगा। तो अभी जो अपने सोच रहे थे कि शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड, चूंकि गवर्नमेंट अभी फेवरेबली इंक्लाइंड है, तो मैं समझता हूँ वो अभी फिर लटक गया है। तो GM फॉर द टाइम बीइंग इज आउट ऑफ द विंडो। उसके अलावा भी जो भी अपने को करना है, बेटर सीड वेराइटीज और इतनी सब, अपने यहाँ ICAR इतना सक्षम साइंटिस्ट हैं, कोई कारण नहीं है कि वो ऐसा सीड न तैयार कर दें जो क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और मैं समझता हूँ प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ाई करे। जब अगर GM फॉर द टाइमिंग तो अभी लगता है आउट ऑफ द विंडो है, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली इसमें अपने को इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने इसमें वाले बजट में इन्वॉल्व करने की बात की है। तो ये सब पॉजिटिव साइंस हैं। अगर खाने पीने की महंगाई, जी आप कुछ कह रहे थे चतुर्वेदी जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ लेट अस सी हाउ थिंग्स पैन आउट। जो आप बोल रहे हो ना, जमीन पे इसका क्या इफेक्ट आता है, ये आने वाले दिन में, आने वाले महीनों में समझ में आएगा। और अभी भी नेशनल मिशन का रोड मैप तो कभी क्लियर नहीं है, केवल अनाउंसमेंट हुआ है। और अनाउंसमेंट में एक चीज और शेयर करूंगा कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, पिछली 3-4 बार भी ऑलरेडी हो चुका है ये अनाउंसमेंट, और उसके बावजूद भी कुछ ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं दिया। शायद अब दिखाई दे। ऊपर से तो डी ग्रोथ ही दिख रही है, बहुत सारे फसलों में, दलहन में डी ग्रोथ दिख रही है, तिलहन में उसी आसपास में ही है, तो ग्रोथ की बजाय डी ग्रोथ ही उत्पादन में दिख रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक एक सवाल आप सभी मेहमानों के पास एक एक बार और आएंगे, कुछ अहम सवाल भी है मेरे पास।
गुणवंत पाटिल जी, अब आपके पास मैं आ रहा हूं। प्राइसिंग एक बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। जब भी हम उनके अराइवल्स के टाइम होते हैं, उसी दौरान पॉलिसी में इस तरह के बदलाव किए जाते हैं कि उनको हमेशा प्राइस कम मिलता है, या फिर कुछ फसलों को लेकर एमएसपी तो मिल पाती है, कुछ में वो भी फायदा नहीं है। तो ये एक बड़ी चिंता है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? हाँ, जैसे मैं एमएसपी कमेटी पे हूँ, लेकिन एमएसपी जो है सरकार जो प्रिक्योर करती है उसके लिए एमएसपी मिलता है, बाकी चीजों के लिए नहीं मिलता है। इसलिए हमको बाजार के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा या बाजार को डेवलप करना पड़ेगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा फसल का कीमत कैसे मिले। अगर रिफॉर्म्स ठीक से हो, बाजार अगर खुला हो, लिबरल हो, तब हमको अच्छी भाव मिलने के चांसेस है। सर, एमएसपी कितनी भी बढ़ाई दी जाए तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती नहीं। सरकार अगर प्रोक्योर करती है तब हो सकता है, क्योंकि सरकार अपनी तिजोरी से खर्चा करे और बाजार गिरा हुआ भी है तो उसको ऊंचे भाव में खरीदे। ये प्रैक्टिकल होता नहीं। अगर वो कोई सरकार करती है तो फंस जाएगी। इसलिए पहले बाजार को ठीक करना है। मैं अतुल जी और सभी पैनलिस्ट से मैं सहमत हूं, क्योंकि जो बजट इसमें बढ़ाया गया है, किसी ने कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल है। पावरफुल नहीं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन पावर इसके पास है नहीं। इसका पावर अर्थ मंत्रालय ने ले लिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ले लिया, सीएससीपी ने ले लिया, और ये तो अपंग हो गई है। इसको अगर स्ट्रांग बनाना है तो इसको स्वायत्त बनाना पड़ेगा, उनके ऊपर नहीं। एग्रीकल्चर के ऊपर कॉमर्स को डिपेंड रहना पड़ेगा। इस तरीके का पॉलिसी बनाना पड़ेगा, इसको पावरफुल बनाना पड़ेगा, तभी फसलों की भाव ठीक होगी, खेती में रिफॉर्म्स होंगे, किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे। खाली प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हम करते हैं तो नहीं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सब बढ़ेगा, लेकिन किसान की आय कैसे बढ़ेगी? किसान की आय बढ़ने के लिए उसको वर्ल्ड मार्केट से कॉम्पीट करने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो अगर उसे ठीक से मिल जाए, और कंपटीशन करने के लिए इसको अगर खुला छोड़ दिया जाए, कोई बंधने, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे बंधने अगर निकाल दी जाए, पूरे कानून में थोड़ा चेंज किया जाए, तो मुझे लगता है किसान आज भी कॉम्पीट करने के लिए तैयार है। क्योंकि वर्ल्ड में जो आज क्राइसिस चल रही है उसमें हम कॉम्पीट करने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं वार चल रहे हैं, फसलों खराब हो रहे हैं। हम इतने बुरे हालत के बावजूद हम कंपटीशन करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको एक अच्छा मंच चाहिए, अच्छा शक्ति चाहिए। और शक्ति सरकार से भी नहीं मिली थी चलेगी, लेकिन सरकार हमको खुली छूट दे। लेकिन हर जगह अगर थोड़ी भी भाव बढ़ते आए, अगर बंधन आ जाता है तो हम अटक जाते हैं। इसलिए गुणवंत पाटिल जी, एक आपसे सवाल रिफॉर्म, खुले मार्केट की हमें जरूरत है। ओके, प्राइस को लेकर मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछा था कि आप उस कमेटी में भी है। मेरा एक सवाल ये भी होगा कि नए प्रोग्राम को लेकर, नए इनिशिएटिव्स को लेकर आवंटन के बड़े बड़े एलोकेशंस के अनाउंसमेंट तो होते हैं, लेकिन उसका असर क्या होता है? जैसा चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि कौन अकाउंटेबल है इसके पीछे, कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिव्यू हो रहा है कि नहीं, ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसके जो रियल बेनिफिशियरीज कौन है, वो उसका पता कैसे लगेगा? कौन है? आपके पास आइडिया है कुछ? नहीं, रियल देखिए, सरकार और ये नौकरशाही जो है वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं। मैं खुल के बात करता हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं, मैं किसान का एक नेता हूँ। ये कमेटी पे भी मुझे सरकार ने बुलाया है, इसलिए मैं गया हूँ, लेकिन मैं कोई तरफदारी करने के लिए वहां नहीं गया। तो किसान के बारे में जो कोई एयर कंडीशन में बैठ के अगर कोई पॉलिसी बनती है तो वो नहीं होगी। ग्राउंड लेवल पे कुछ अलग चल रहा है। हमको मार्केट को भी समझना है, रास्ते पे क्या चल रहा है। आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी देश में भी आप खाने के लिए जाइए, राइस प्लेट का भाव 1,500 से 2,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। अपने देश में 100 रुपए में राइस प्लेट, हराम का माल कितना भी खाओ, अगर ये रहेगा और कि थोड़ा भी भाव बढ़ता है तो लोग रास्ते पे आ जाएंगे खाने के बाद। कोई वक्ता बहुत अच्छा कह रहा था कि कमोडिटी का भाव अगर बढ़ता है तो उसमें सरकार इंटरफेयर होनी नहीं चाहिए। हमें हमारे देश में जितना सस्ता खाना मिलता है किसी देश में नहीं मिलता है। मुझे लगता है थोड़ा भाव अगर बढ़े, किसानों को अच्छी भाव मिले, तो मुझे लगता है कि किसान के पास पैसा आएगा तो पूरी दुनिया के पास पैसा आएगा। फीड द फीडर फर्स्ट, हमारे मेजर शरद जोशी बोलते थे, वर्ड को अगर फीड करना है तो फीड द फीडर फर्स्ट। फीडर को अगर आप फीड नहीं करोगे और आप फीडर को ही नोचोगे
तो मुझे लगता है कि अच्छी भाव नहीं मिलेगा। इसमें नौकरशाही से लेके सब ये इसमें लेना पड़ेगा। इसको पूरा प्राइवेट की तरफ आप ले। प्राइवेट में लोग बोलते हैं कि भाई व्यापारी लूटेगा। लूटने के लिए दो चीजों की जरूरत रहती है, एक तो कानून, दूसरा हथियार। वो दो भी व्यापारियों के पास नहीं है, इसलिए वो लूटता है। ये शब्द गलत है। ओके, बिल्कुल तो सही बात है। और अगर पूरी आप तरीके से किसानों जानना चाहिए। ओके, किसानों को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसानों को भाव नहीं देंगे, उनकी अगर कमाई नहीं होगी तो वो सस्टेन कैसे करेंगे? और यही वजह है जो किसानों के बच्चे हैं, नए जनरेशन है, वो अब खेती में आना बंद कर चुके हैं, वो बाहर रोजगार के अवसर ढूंढते हैं। एक सवाल मेहता जी आपके पास है, मैं ब्रेक के बाद जल्द लौटता हूं। चंद्रशेखर सर, आपके लिए भी एक सवाल है। अभी ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो वो बहुत अहम सवाल है, वो जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। के बाद आपका स्वागत है। हम बजट के बाद कमोडिटी महापंचायत कर रहे हैं और हमारे साथ एग्री इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। मेहता जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा। रिसर्च डेवलपमेंट के नाम पे जब भी बजट होता है तो कुछ फंड का एलोकेशन होता है। आप लोग भी सी की तरफ से मॉडल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार जागरूकता कर रहे हैं। रिसर्च डेवलपमेंट पर लगातार इस तरह के अनाउंसमेंट होते हैं, एलोकेशन भी होता है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यील्ड प्रोडक्टिविटी तो लगातार धीरे धीरे कम हो रही है या स्टेबल है। क्या वजह है? वो कहाँ जा रहा है वो फंड? आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, रिसर्च और डेवलपमेंट में जो फंड हर साल हर बजट में जो एलोकेट किए जाते हैं, वो फंड कहाँ जाते हैं? क्योंकि रिसर्च और जो डेवलपमेंट तो प्रोडक्शन में नहीं दिख रहा है, प्रोडक्टिविटी में नहीं दिख रहा है। मैं जानता नहीं वो कहाँ जाता है, पर हमको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा। रिसर्च में फंड आता है, मगर रिजल्ट का जो फंड आ रहा है, लैब टू लैंड जो होना चाहिए, जो नई नई वेराइटी डेवलप हो रही है और नीचे तक नहीं आ रही है, वो जरूरी है। जैसे चंद्रशेखर साहब ने भी वही बात पूछ रहा है कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है, इतना रिसर्च में हम खर्च कर रहा है तो रिसर्च का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? खाली एक रिसर्च ही इनफ नहीं है, रिसर्च है तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। जो आज किसान को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। आप रिसर्च कितनी भी अच्छी करके अच्छे लाइए, मगर किसान को 2 पैसा नहीं मिलेगा तो क्यों लगाएगी? तो रिसर्च का मतलब है कि रिसर्च टू लैब टू लैंड। बाद में जब ये फसल पैदा होती है तभी उसको पैसा मिलना चाहिए, जो उसके भाव मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आज इंटरनेशनल प्राइस इतने नीचे है और यहाँ हमारा तेल का दरवाजा खुला रखा है। तेल इंपोर्ट जरूरी है, अब मैं ऐसा नहीं बोलता इंपोर्ट जरूर नहीं है, पर इंपोर्ट आप रेगुलेट करो इंपोर्ट के दाम, ताकि किसान को सही दाम मिले। वो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए रिसर्च भी फेल हो रही है, अच्छी रिसर्च जो है। दूसरा एक जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छे सीड नहीं मिल रहे मार्केट में, फेक सीड काफी आ रहा है और किसान का काफी नुकसान होता है। और किसान भी क्या करे, कभी 200 रुपया 100 रुपया बचाने के लिए फेक सीड ले लेता है मार्केट से और उसके नुकसान भी हो रहा है। तो जरूर है कि रिसर्च का जो पैसा लगा है, काफी आईसीआर के पास इतने अच्छे साइंटिस्ट है, अच्छी अच्छी वेराइटी है, पर रिसर्च जो फ्रॉम रिसर्च लैब टू लैंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो एक बड़ी दिक्कत हो रही है। सर, उस तरह का रिसर्च तो नहीं हो रहा है जैसे आप लोग मॉडल फार्मिंग करते हैं, बॉम्बे के ऑफिस में बैठकर ही मॉडल फार्मिंग का पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और चंद कुछ खास एरिया में ही जाके आपको लगता है जैसे देश भर में मॉडल फार्मिंग हो रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आज में थोड़ा कैस्टर मॉडल फार्म पे हम लास्ट 8 साल से काम कर रहे हैं। 8 साल पहले कैस्टर का प्रोडक्शन 10 से 12 लाख टन था, आज 20 लाख पे पहुंचे। उसमें हमारा भी कोई हिस्सा रहा है। और आप देखिए जो मॉडल फार्म के वजह से जहाँ 25 से 30% की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सेम में आज हम मस्टर्ड में भी कर रहे हैं। मस्टर्ड में ऐसा हम 1300 मॉडल फार्म कर रहे हैं, तो उसका भी एक रिजल्ट आ रहा है। बट वी हैव लिमिटेड फंड, लिमिटेड मैन पावर, डोंट एक्सपेक्ट अस टू कि भाई पूरा हम जिम्मेदारी ले सके, मगर जितनी हमारी कैपेसिटी उससे ज्यादा हम आज प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। चाहे वो कैस्टर हो, चाहे वो ग्राउंडनट हो, चाहे मस्टर्ड हो, सब में मॉडल फार्म हम कर रहे हैं, मगर एक लिमिटेशन है एसोसिएशन। अगर और बिल्कुल, अगर आप आ जाता है। ओके, इतना बड़ा एसोसिएशन है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस तरह के कदम तो उठाने चाहिए। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है इस तरह की फंडिंग क्या कुछ खास एरिया, कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह जा रहा है? एक कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन की कमी है देश में एग्रीकल्चर में? नहीं, मैं कहीं रिसर्च इंस्टीट्यूशन का साथ जुड़ा हूँ कई दशकों से, इंक्लूडिंग द BARC, which has done a tremendous amount of work in oilseeds.
मगर दो चीज है इसमें। एक है कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, जैसे भरत मेहता ने बताया लैब टू लैंड ट्रांसफर वो नहीं हो रहा है या सही ढंग से नहीं हो रहा। कमर्शियलाइजेशन के ओर हमें ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ अच्छे संस्थाएं हैं, ICAR वगैरह, टॉप वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट, मगर क्या कमी क्या है? आई वुड लाइक टू रिकमेंड, मैं सिफारिश करूंगा, वी नीड रिसर्च इंडस्ट्री इंटरफेस। रिसर्च और इंडस्ट्री कितना बार हमारा देश में बातचीत किया है, डिस्कस किया है, आगे 5 साल में कौन सा बीज या कौन सा क्रॉप का डिमांड बढ़ेगा, उसका गुणवत्ता क्या होना चाहिए, उसके लिए आज हम क्या रिसर्च करें ताकि उसका फायदा हमें 5, 6, 7, 8 साल का बाद मिले। आई थिंक वी नीड अ रिसर्च इंडस्ट्री इंटरफेस। रिसर्चर्स हमारे हैं, वैज्ञानिक वो हमारे उनके साइलो में बैठे हैं, इंडस्ट्री अपनी साइलो में बैठी है, मगर उनका बीच में संपर्क होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग, क्योंकि रिसर्च इज अ लॉन्ग टर्म प्ले। 1-2 साल में कोई फल या रिजल्ट इसका निकले नहीं, खास करके सीड रिसर्च 7, 8, 10 years you need to allow. Therefore, I think that research industry interface is extremely important. और दूसरा है जो फंडिंग है, उसका आउटले है, उसका उपयोग, how is that being deployed? और उसके लिए मैं चाहता हूँ we need an outcome report कि वो फंडिंग कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, तो इसका एक फिर अकाउंटेबिलिटी भी बन जाएगा, सरकार की अकाउंटेबिलिटी। एक मैं बताऊं, एक MSP के बारे में हमने इसके पहले चर्चा की। मैं मानता हूं MSP, जी, ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, ये तीनों में तालमेल बहुत कम है। जी। सबसे पहले MSP जो MSP का निर्णय होता है वो उसमें ही आई थिंक दैट नीड्स अ बिग रिव्यू। और MSP पॉलिटिकल कंपल्शन है, मगर इसे तालमेल चाहिए ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी एंड MSP प्राइसिंग। जब प्रोक्योरमेंट रोबस्ट होगा तो किसान को फायदा होगा, भाव घटता है तो प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें चाहिए। ओके, शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का वक्त कम है। खेती किसानी के लिए चुनौतियां तो काफी है, लेकिन ये चुनौतियां धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है बजाय कम होने की। क्या विल पावर की कमी है, या जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो अर्बन लोग ज़्यादा है, उनका ज़मीनी कनेक्ट कम है? क्या वजह है, क्यों नहीं ये ज़मीन पे लागू हो पाता है? तमाम दिक्कतें हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। हर बार हम इस तरह की चैलेंजेस उठाते तो है, लेकिन कुछ फ़ायदा अभी तक तो नहीं दिख रहा है। चलिए इसी नोट के साथ इस शो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।